हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अच्छी तरीके से आप सभी बच्चे सभी क्वेश्चन को सीखते समझते चलिएगा, साथ ही साथ आंसर भी करते चलिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं टारगेट बैच के बारे में। यदि आप 450 प्लस मार्क की अभी भी मानसा रखते हैं तो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। मेहनत आपका और हमारा, इसके साथ जो है ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस लिए आपको ये ज्वाइन करनी चाहिए। साथ ही साथ कोर्स फी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो चलिए आपको बता दें कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ इसके जिला की बात करें तो ये पालघर जिला में है। कहाँ है? पालघर जिला में है। पालघर जिला में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी करते चलना है और बिल्कुल सटीक आंसर आप सभी बच्चे करते चलिएगा। साथ ही लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य जो है, वन विस्तार वाले राज्य की बात करें तो वो कौन सा है, ये आपको बतानी है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 33% से भी अधिक वन है। 33% से भी अधिक वन का है मध्य प्रदेश में है। वहीं पर सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वो हरियाणा में है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका बिल्कुल आंसर जो करेक्ट होगा वो ए यानी कि का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप के बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आप यदि बताना चाहें, आपको याद है तो जरूर जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रेल वर्कशॉप की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1862 को। कहाँ पर भाई साहब? मुंगेर में। तो आप कहेंगे कि मुंगेर में, लेकिन यहाँ पर मुंगेर जमालपुर दोनों है। तो मुंगेर के जमालपुर में जो है ये रेल वर्कशॉप है। तो यहाँ पर क बिल्कुल परफेक्ट आंसर, क कहें तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा जो है ये किस राज्य में उपलब्ध है, ये पूछा जा रहा है। किस शहर में उपलब्ध है? धनबाद में या फिर रायपुर में, दिल्ली में, गुवाहाटी में? जल्द से जल्द आंसर कीजिएगा आप सभी बच्चे। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो दिल्ली में फिलहाल जो है रेल से मेट्रो जो है ये उपलब्ध है। तो इसका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित शहरों में से। अगला नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की यदि बात करें तो कांसीराम थे। फिलहाल जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बासप्पा जिसे हम कहते हैं, हाथी छाप जिसका चुनाव चिन्ह है, इसके अध्यक्ष अभी मायावती जी हैं, श्रीमती मायावती जी, और कांसीराम इसके संस्थापक थे, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और इस क्लास का फायदा उठाएं। अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निर्धनता, अशिक्षा, विषमता या फिर विकास? देखिए, लोकतंत्र का जब विकास होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि लोकतंत्र में निर्धनता है, गरीबी है, कभी लोकतंत्र का विकास नहीं होगा, हमेशा हड़ताल वगैरह वगैरह होता रहेगा। अशिक्षा भी है तो कोई लोकतंत्र को समझेंगे नहीं। यदि विषमता यानी कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या फिर कोई क्षेत्रवाद कर रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लेकिन विकास यदि होता है तो विकास के साथ जो है सभी की मंशा बदलेगी और लोकतंत्र की उपलब्धियों का सबसे सहायक इसे माना जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून, देखते हैं कि एक विधायक या फिर सांसद इस पार्टी से उस पार्टी में भाग जाते हैं, उधर से उधर करते रहते हैं। तो ये दल बदल कानून जो है ये किस पर लागू होता है? तो जाहिर तौर पर हमने पहले ही कह दिया कि सांसद और विधायक, तो सांसद और विधायक पर ये लागू होता है। उपराष्ट्रपति किस पार्टी में भागेंगे, ये सब तो बिल्कुल किसी पार्टी से हट करके होते हैं।
उसके बाद राष्ट्रपति सिंगल, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य की बात जैसे ही आए तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है BI से बिहार, MA से महाराष्ट्र, R से राजस्थान और U से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो बिहार, महाराष्ट्र महाराष्ट्र हम बोल दिए, मध्य प्रदेश, M से जो है ये मध्य प्रदेश है और R से राजस्थान और U से यूपी। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये 4 राज्य जो है बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है, इस सभी में से बिहार यहाँ पर दिया गया है, तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में जो है कितने जो है महिला सदस्य जो है चुन करके आए थे, इनका प्रतिशत कितना था। तो 15वीं लोकसभा में जो है बात यदि हम करें तो ये 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2009 में। और इस समय जो है महिलाओं की संख्या की यदि हम बात करें तो 12.20% था। कितना? 12.20% जो है महिलाएं सदस्य लोकसभा में थी। तो इसका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको बतानी है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या फिर केरल। तो चलिए सभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम आपको बता दें ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला अंडमान तथा निकोबार आता है, उसके बाद दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, उसके बाद दिल्ली जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी है, उसके बाद फिलहाल में जो बना है वो जम्मू कश्मीर बना है और लद्दाख। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर इन सभी में से जो है छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का चंडीगढ़ दिया हुआ है, तो 10वें नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी भी है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान का जो है ये हिस्सा था, लेकिन 1971 में जब युद्ध हुए उसके बाद जो है भारत ने काफ़ी बांग्लादेश को सहयोग किया और उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। कब? 1971 में जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है भाई साहब। तो पटना नगर निगम के जो है प्रधान को हम महापौर कहते हैं, चेयरमैन, इंग्लिश में इसे ही हम चेयरमैन कहते हैं, महापौर कहते हैं नगर निगम के प्रधान को। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा क यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सेशन को आपको लाइक भी करनी है, अपने दोस्तों में शेयर भी करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट को हम विश्व महामंदी के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि विश्व महामंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था या फिर विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ था, तो दोनों बातें जो है एक ही है। 1929 में ये शुरुआत हुई थी। इस समय जो है विश्व में काफ़ी गरीबी थी और लोग लाचार थे, इसलिए ये संकट हुई थी। साथ ही साथ सामान सब जो है काफ़ी जो है कॉस्टली हो चुका था। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर 1925 आपको दिख रहा है, यानी कि बी आपको करेक्ट लग रहा हो तो बी में आपको टिक करनी है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ही।
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट की यदि हम बात करते हैं तो कौन थे, आप लोग बताइएगा एक बार। बाल गंगाधर तिलक थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर लाला हरदयाल थे। सबसे पहले इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और सबसे पहले इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होनी चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर यदि हम बढ़ें तो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह को हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे देश का सबसे पहला क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसमें मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस चलाने से जो है इन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था और इसके बाद इन्होंने मेरठ की छावनी से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। एक ब्राह्मण व्यक्ति थे मंगल पांडे। तो इसी के बाद जो है पूरा विद्रोह चालू हो गया और बिहार में इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सिपाही विद्रोह की यदि हम बात करें तो ये विद्रोह किनके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी 1857 में, यानी कि बी इसका आप सभी बच्चे याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार में यदि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व की बात की जाए तो वो किसने किया था भाई साहब? कुंवर सिंह जी ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की यदि हम बात करें तो एक बार आप सभी बच्चे के माइंड में यदि हो तो जरूर बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में इसका मेन ऑफिस हेड क्वार्टर है, तो इसका का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 1995। आप सभी बच्चे यदि कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे तो इससे आपका रिवीजन जो है यहीं का यहीं हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 1995, यानी कि सी इज बिल्कुल करेक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की यदि हम बात करते हैं तो 1993 में ये पारित हुआ था। 1993 में जो है मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है, आप लोगों की तरफ से यदि बी आ रहा है तो बी बिल्कुल करेक्ट है, यदि नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बी को आप करेक्ट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार संपन्न है। बिहार किस में संपन्न है? बिहार जो है बीमारू राज्य में आता है, सबसे पिछड़े राज्य में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संपन्नता की बात की जा रही है कि बिहार जो है किस क्षेत्र में संपन्न है? खनिज क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि में या फिर पशुपालन में? तो पशुपालन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर पशुपालन संपन्न राज्य जो है हरियाणा को माना जाता है, लेकिन कृषि से जो है कृषि में थोड़ा बहुत जो है बिहार संपन्न है। वैसे कृषि भी इसका काफ़ी खास नहीं है, कोसी नदी और सुखाड़ के कारण। तो चलिए इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है। पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल जो है 5 वर्ष है। सिर्फ जो है यहाँ पर MLC जो होते हैं जो उनके कार्यकाल जो है 6 वर्ष के होते हैं बिहार में। उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो सभी 5 वर्ष के लिए, संवैधानिक पद पर जो भी लोग होते हैं 5 वर्षों के लिए होते हैं। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर 5 वर्ष, यानी कि बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड JDU पार्टी का गठन कब हुआ था? JDU पार्टी के अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो चलिए जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो चलिए जल्द से जल्द एक बार आंसर कीजिएगा आप सभी बच्चे, 1992 में या फिर 1995 में, 1999 में या फिर 2003 में।
तो चलिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी से अलग होकर के लालू जी ने अलग पार्टी बनाया, नीतीश जी ने अलग पार्टी बनाया, रामविलास ने अलग पार्टी बनाया। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं। क्या है? चौथे प्रधानमंत्री हैं। चौथे प्रधान सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। जी बिल्कुल, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के। कौन? मोरारजी देसाई। फोर्थ पीएम हमारे देश के कौन है? मोरारजी देसाई हैं। और ये जो है जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व किए थे, यानी कि ये प्रधानमंत्री थे 1977 के चुनाव के बाद, और 1979 तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। मोरारजी देसाई के बारे में एक और बातें जो है आपको याद रखनी है। ये बातें ये है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री के बारे में यदि पूछा जाए तो वो भी मोरारजी देसाई ही थे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताइए। साथ ही साथ एक बार लाइक और शेयर ठोक के कीजिए ताकि सभी बच्चे आ सके और हम भी मोटिवेट होकर के आपके क्लास को और आगे बढ़ाएं और अच्छी तरीके से करें। चलिए, 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार बताइएगा आप सभी बच्चे। 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, सॉरी 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अभी 17वीं लोकसभा ही चल रहा है, तो डी इसका आप सभी बच्चे कंठस्थ कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बियाना कांग्रेस जो है, बियाना कांग्रेस कब हुआ था? बियाना कांग्रेस जो है, जी बिल्कुल, बियाना कांग्रेस जो है एक मीटिंग है। क्या है? बियाना कांग्रेस एक मीटिंग है। और जब हमने आपको पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस समय हमने आपको बताया था नेपोलियन के हार के बारे में। तो जब नेपोलियन का हार हुआ उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी में जो है सभी देश ने मिलकर के क्या किया था? एक मीटिंग किया था जिसमें ये चर्चा हुई थी कि किस तरीके से अब आगे राष्ट्र को चलाना है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है 1815 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1815 में बियाना कांग्रेस मीटिंग हुआ था, जिसे बियाना कांग्रेस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बियाना में हुआ था। चलिए, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर हुई थी, ये आपको बतानी है। चलिए, जल्द से जल्द आप सभी बच्चे आंसर कीजिए एक बार। 26वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो चलिए, फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी ये एक शांति संधि थी। क्या थी? एक शांति संधि थी। और ये जो किया गया था एग्रीमेंट था ये शांति का, और ये फ्रांस और पर्सा के बीच का था। फ्रांस और पर्सा के बीच जब युद्ध खत्म हुआ तब 1871 में जाकर के ये संधि हुई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हुआ था होगा, ये सी होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बतानी है। चलिए, 27वें नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। तो 27वें नंबर क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था। एक बात है, और इनका एक बुक भी है। इनका एक बुक भी प्रकाशित हुआ था जो कि जिनका नाम है सॉरी, कार्ल मार्क्स के बुक का नाम हमें याद नहीं आ रहा है। तो जब हम आपको आगे जब भी इस क्वेश्चन के बाद याद आए तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल, जी बिल्कुल देख लीजिए। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स का, देखिए अगला क्वेश्चन में ही आ गया दास कैपिटल। कुछ चीज़ें हैं जो याद रहती है लेकिन माइंड पर आता नहीं रहता है। तो चलिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये जो है फर्स्ट प्रकाशन जो हुआ था दास कैपिटल का, ये हुआ था 1867 में। कब? 1867 में हुआ था। और ये कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ बुक है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का
आविष्कार किया था। वाष्प यानी कि जो भाप पर चलता था रेल का इंजन, पहले जो है ट्रेन कोयला पर चलता था, जो कोयला में जो है उसके बाद पानी को गर्म किया जाता था, जिसके बाद जो है वाष्प के दाब पर जो है इंजन चलता था। तो चलिए, इसका निर्माण किन के द्वारा किया गया था, ऐसे अनोखे इंजन का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। साथ ही साथ इनके नाम पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या नाम था? जॉर्ज स्टीफेंसन नाम था, जो कि ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। साथ ही साथ ये मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी, वाष्प चलित इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? किस वर्ष की गई थी भाई साहब? 1854 में। 1854 में जो है स्थापित की गई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर सी होनी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बॉल्शेविक क्रांति कब हुई? बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये एक बार बताइएगा। तो चलिए, बॉल्शेविक क्रांति जो हुई थी ये हुई थी रूस में, और ये जो है सत्ता को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हुआ था। और ये खास करके जार निकोलस, जो रूस के जार थे, सम्राट थे, वो स्वेच्छाचारी शासन चला रहे थे, जिसके खिलाफ इन्होंने बॉल्शेविक नामक स्थान से इस क्रांति की शुरुआत की थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो है कब की गई थी? तो दिसंबर 1918 में की गई थी। कब? दिसंबर 1918 में की गई थी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका पूरा नाम है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग जूनियर। और ये इन्हें जो है कहाँ का, सॉरी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। और आप जानते हैं कि गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से ही आए थे, और उन्हीं के चेला थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये क्या थे भाई साहब? मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक धर्म सुधारक थे। काले लोगों के जो है प्रति इनकी संवेदना काफ़ी अधिक रहती थी, और उनके लिए इन्होंने काफ़ी आंदोलन भी लड़े थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल हम उस फसल को कहते हैं जो कि काफ़ी जो है उष्ण अवस्था में बोई जाती है। साथ ही साथ इसके बोने का टाइम जो है अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में रबी फसल को बोया जाता है। उसके बाद फरवरी या मार्च तक इसको काट लिया जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाता है, जिसमें अधिकतर दलहन तिलहन और फसल आते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर रबी फसल की बात यदि की जाए तो रबी फसल कौन सा होगा भाई साहब? रबी फसल, आप भी किसान के बच्चे हैं, आंसर कीजिए। रबी फसल में गेहूं भी आएगा। गेहूं भी आएगा, जिसका जो है अब बुआई चालू होगी। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो चलिए, 34वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। फटाफट से एक बार आंसर कीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1907 में। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर की बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार के सबसे बड़े नगर की यदि हम बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। सबसे अधिक घनत्व भी इसी का है, सबसे अधिक जनसंख्या भी पटना का ही है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान से कोई व्यक्ति होंगे तो इसका आंसर अच्छे तरीके से जरूर कीजिएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? साथ ही साथ आपको बता दें कि खगड़िया समस्तीपुर के लोग बच्चे भी होंगे तो उनको भी पता होगा कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, क्योंकि दरभंगा जिला में जो है कुशेश्वर स्थान स्थित है। और दरभंगा के मेन जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये कुशेश्वर स्थान जिला स्थित है। ये समस्तीपुर और मधेपुरा जो है खगड़िया जो है समस्तीपुर और खगड़िया के सीमा पर है। समस्तीपुर, खगड़िया और दरभंगा, ये तीनों की सीमा पर कौन सा जगह है? कुशेश्वर स्थान एक ब्लॉक है, प्रखंड है। तो चलिए, दरभंगा जिला के अंतर्गत ये आता है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो राज करो यानी कि दो भाइयों में झगड़ा लगाएगा और खुद जो है बिल्कुल बीच में जो है नेता बन के बैठ जाएगा या फिर आप पर शासन करेगा। तो ऐसा नीति किनका था? फूट डालो शासन करो की नीति किनका था? एक बार बताइएगा आप सभी बच्चे, फूट डालो शासन करो की नीति किनकी थी? फूट डालो शासन करो की नीति किनकी थी, जरूर बताइएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो चलिए, फूट डालो शासन करो की नीति की यदि हम बात करते हैं तो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी। जितना अत्याचार अंग्रेजों ने किया और मुगलों ने किया भारत पर, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन मुगलों ने सिर्फ अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार भी किया और हमें लूटा भी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर क बिल्कुल यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है ये क्या कह रहा है, एक बार जरूर देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को भी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से एक बार बताइए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या है, ये आपको बतानी है। तो फटाफट से एक बार आंसर कीजिएगा आप सभी बच्चे। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में जमीन है, मुद्रा है, खेतों के कागजात है या फिर माल गुजारी की रसीद है। कौन सी जो है मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक उपयोगी है? तो चलिए मुद्रा सबसे उपयोगी है, मुद्रा सबसे उपयोगी है यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जो है भारत का कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या फिर बिहार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 40वां नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? 40वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 69 में, 75 में या फिर 80 में? तो व्यावसायिक बैंक जितने भी थे उस सभी का जो है ट्रेडिंग बैंक जितने भी थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो चलिए ये भी आप सभी बच्चों को पता होगा कौन सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, संसद है या फिर राष्ट्रपति है। मुद्रा जारी जब आप किसी भी नोट को उठाएंगे तो उस पर लिखा रहता है कि मैं आपको इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। साथ में नीचे में गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। जो गवर्नर किसका होता है भाई साहब? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आकर के अटक गई यानी कि ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या फिर सांप्रदायिक दंगा? तो चलिए आपको बता देते हैं कि सुनामी जो है ये मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी कैसे आती है ये हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर रखा है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं कहीं नहीं। देखिए जब बाढ़ आए, बाढ़ क्षेत्र के लोग यदि आप होंगे तो आपको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर कीजिए कि जब बाढ़ आता है तो आप गांव से बाहर जाते हैं या फिर खेत में जाकर के खड़े हो जाते हैं या फिर उच्च भूमि पर जाते हैं या फिर कहीं नहीं जाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। तो आपका घर उतना ऊंचाई पर रहेगा तब ना आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, बाढ़ के समय क्या करेंगे, आप सभी गांव से बाहर यानी कि उच्च भूमि पर जाना पसंद करेंगे। गांव से बाहर, गांव यदि उच्च भूमि पर है तो वो भी अच्छा है। तो 44वें नंबर क्वेश्चन का 43वें नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इसके बारे में हमने पीछे चर्चा किया है। तो आपको बतानी है कि किसे जो है बिहार में जो है किसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को, कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा।
ये नेपाल से निकलती है। ये नदी कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि बिहार के शोक के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसका क बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी बाढ़ आती है और काफ़ी क्षति होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों? हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। डी आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप सभी बच्चों की तरफ से जो है लाइक नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। साथ ही साथ कमेंट भी आप कीजिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। कमेंट कीजिएगा तो आपका रिवीजन होता रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सुंदरवन क्या है भाई साहब। तो सुंदरवन जो है एक उद्यान है। क्या है? एक उद्यान है जिसमें बाघ को संरक्षित किया गया है, यानी कि बाघ जो है इसमें बाघ को बचाने के लिए इस सुंदरवन नामक पार्क में रखा गया है खास करके, और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब अगले नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का, मैग्नीज का, या फिर लौह अयस्क का? तो चलिए, एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग होता है दोस्तों? एक बार जरूर बताइएगा, एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में उपयोग किसका किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने में जो है मैग्नीज का उपयोग होता है। सॉरी बॉक्साइट का उपयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का उपयोग होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की यदि हम बात करते हैं तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, याद रखिएगा। फर्स्ट जो है सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, लेकिन यहाँ पर द्वितीय सम्मेलन की बात हो रही है। तो द्वितीय सम्मेलन जो है पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की यदि हम ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक आप सभी बच्चे यदि कमेंट कर रहे थे तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। उसी तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो अधिकतर रिवीजन का क्लास आएगा, यदि तैयारी अच्छी नहीं होगी तो अधिकतर जो है थ्योरी के क्लास आएंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितने लोगों ने सही आंसर किया है और कितने आंसर आपने सही किया है 48 क्वेश्चन में। साथ ही साथ यदि एलजीआर स्टडी पर नए हैं तो एलजीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और आप आसानी से सभी क्लास को देख सकें। साथ ही साथ आप यदि बिल्कुल फ्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं, क्विक रिवीजन नोट्स पाना चाहते हैं, मॉडल पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं, क्लास नोट्स पाना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। कहाँ पर? एलजीआर स्टडी के इस फॉइट वाले ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 450 प्लस मार्क के बारे में हमने आपको बताया था। तो टारगेट बैच जो चलती है इस रेड वाले ऐप पर चलती है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टारगेट बैच की विशेषताओं के बारे में हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्ट और किस टाइप से आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले गणित जो है आपका जो है ये गणित आपके सिलेबस का सबसे मेन सब्जेक्ट है, तो ये तो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। उसके बाद जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ हिंदी में संपूर्ण व्याकरण आपका होगा। उसके बाद जो भी आपके 2 बुक है, गोधूली और वर्णिका, ये भी कंप्लीट कराए जाएंगे। संस्कृत में भी वही बात है, पूरा व्याकरण, पीयूषम और पीयूषम अनुपूरक जो आपका 2 बुक है, ये भी कंप्लीट कराया जाएगा। मैथिली की बात करें तो संपूर्ण व्याकरण और औरीपन, ये जो बुक है ये भी आपका कंप्लीट होगा। और हिंदी में जो है पूरा व्याकरण के साथ किसले भाग 3 8वां का जो बुक है ये भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इस हमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाइए इसको ज्वाइन करने के लिए। फुल्ली सिलेबस यानी से यहाँ से ही कंप्लीट होगा, बाहर से कुछ भी नहीं। बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आप और डाउट हो तो 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की विशेषताएं की बात हम कर लेते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सभी विषय का बेहतर तैयारी तो कराया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का थ्योरी का क्लास होगा, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। साथ ही साथ सभी विषय का जो क्लास होगा उसका क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
चाहे वो थ्योरी का क्लास हो, सब्जेक्टिव का हो, ऑब्जेक्टिव का हो। चैप्टर वाइज टेस्ट देने की बात यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। कोर्स फी की बात करें तो इसका फी जो है 3500 रुपया है, लेकिन फिलहाल मात्र 1199 रुपया में ये कोर्स आपको मिल रही है। इस कोर्स को जल्द से जल्द इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। 7479823598 ये हमारा नंबर है। कोई भी डाउट हो तो इस पर आकर के आप हमसे पूछिए। क्लास कहाँ चलेगा तो LGR स्टडी की रेड वाला जो ऐप है इसी पर चलेगा। तो प्ले स्टोर पर यदि आप सर्च करते हैं तो दोनों ऐप आपके सामने आएगा। तो इसमें से आपको रेड वाले ऐप को क्लास ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर का आइकॉन आएगा, रजिस्टर के आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह क्लिक करने का, फिल करने का। तो इसको फिल करके टर्म कंडीशन एग्री कर लीजिएगा। टर्म कंडीशन एग्री करने के बाद रजिस्टर कर दीजिएगा। आगे जो ऑप्शन आएगा वो कैटेगरी सेलेक्ट करने का आएगा। तो इसमें आपको कैटेगरी में तो 10th की तैयारी करनी है, आपको 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। अब आपको करनी है आगे का प्रोसेस। पेड कोर्स पर क्लिक। पेड कोर्स पर जैसे ही कीजिएगा क्लिक तो आपके सामने ऑप्शन आएगा बायनो का। बायनो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का बहुत सारा साधन है, चाहे वो वॉलेट हो, फ़ोन पे हो, UPI हो, कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, सभी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो हम बात करने वाले हैं, अब ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। तो कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर किया जरूर बताइएगा। LGR स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आगे की क्लास में बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।